Yes, people, कैसे हैं आप लोग? All right. My first question to you is, who is the Prime Minister of India? Yes, you heard me right. I said, who is the Prime Minister of India? नरेंद्र मोदी जी. सबको पता था? कैसे पता था आपको? मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म किया था क्या? मैं पूछने वाली और आप लर्न करके आए थे? नो, राइट? आप सब कहेंगे मैम सबको पता है, क्या पूछ रहे हो आप भी? नरेंद्र मोदी जी सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर है. कैसे? बट कैसे पता? क्योंकि उस चीज़ का नॉलेज है हमको, करेक्ट. और जिस चीज़ की नॉलेज होती है उसको रटने की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं. So when you have the knowledge of something, you need not memorize it, learn it, correct? And this will exactly be approach when we start with this subject. Very good morning to everybody. My name is Divya Baheti and I will be teaching you all the subject called business environment. So now if you come down to your paper number 3, which is called economics and business environment, जो कि दो हिस्सों में divided है. उसमें से business environment मैं conduct करूँगी और economics उपासना मैम conduct करेंगे. Okay. अभी स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझते हुए कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर आते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. मैम ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है क्या? बताइए ना, छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. मैम आपका सब्जेक्ट इसलिए बोल रहे हो ना? बिल्कुल नहीं. आई विल प्रूव इट टू यू राइट अवे कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है. देखिए सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. ये इस तरीके से मैं लिखूंगी, आपको नहीं लिखना है. इनफैक्ट आपको कुछ भी नहीं लिखना है जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? सो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके कितने हैं? 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, ठीक है? अब इसमें चैप्टर नंबर्स देखो कितने हैं? 1 2 3, you go on 6 7 8. there are 8 chapters what you have in your syllabus. alright, जो 1 to 5 है, these come as a part of economics and 6 7 8 बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट. आप सोचिए 3 चैप्टर्स फॉर 25 मार्क्स. दिस इज लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू ग्रैब, बिकॉज आई डोंट थिंक इससे अच्छा स्कोरिंग का मौका आपको कोई और सब्जेक्ट में मिलेगा. आई रियली डोंट केयर आप कोई भी फैकल्टी से पढ़िए, बट प्लीज आई वुड से टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट अपियरिंग फॉर CSET कि ये 3 सब्जेक्ट्स में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए. नाउ मैम ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है सब्जेक्ट्स, हमको क्या काम आने वाले हैं? सो आई टेल यू वन थिंग अबाउट दिस इज, ये सब्जेक्ट मतलब मैं काफ़ी खुश थी देख के कि आपके सिलेबस में इसको लेके आया गया, बिकॉज दिस सब्जेक्ट्स कनेक्ट यू विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. व्हाट एम आई सेइंग, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इट शोज यू सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, यानी कि जो आपके सामने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है आफ्टर यू कंप्लीट योर थियोरेटिकल एजुकेशन, उसको ये एंटरटेन करता है. आपको काफ़ी से सवाल के जवाब मिलेंगे. मैम जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल यही सब्जेक्ट है, यही पार्ट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है ये पूरा उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है? इसके आगे हमारा अप्रोच क्या होगा ना? उसी जाहिर सी बात है MCQ बेस्ड है, तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपको रटना है हर एक पेज, हर एक लाइन को नहीं रटना है, करेक्ट है? व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, सोनली अंडरस्टैंड. एक बार जो बात समझ में आ गई ना, उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है. और आप क्या कीजिए, आपका बस काम क्या है? टू अटेंड द लेक्चर सिंसियरली. बाकी आई एश्योर यू इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, होल एंड सोल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी और याद भी रहेगी. नाउ आई थिंक everything is clear with this. Now we ready to begin with the first chapter, I mean our 6th chapter, which is the first chapter. पेन साथ क्यों नहीं दे रहा? साथ दे दे. What's wrong? अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं. Alright, तो let's see what a first chapter is. एक मिनट पहले आपको बुक खोलना है क्या? नहीं. सिट बैक एंड रिलैक्स. आपके पास क्या होना चाहिए? अभी आपके पास होना चाहिए एक नोटबुक और एक पेन. प्लीज़ गरीबों की तरह एक पेज मत लेके बैठना. आई रिक्वेस्ट ऑल, आप CSET आप प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं, टेक अ नोटबुक. 50 पेजेस चलेगा, 100 पेजेस चलेगा, नो इश्यूज. एंड गेट अ पेन एंड बी रेडी. ओके, इसको हम बोलेंगे हमारी चार्ट बुक, ठीक है? तो हम किसको अपना बेस लेंगे? मॉड्यूल. हम मॉड्यूल को ही अपना बेस लेंगे, हम उसी से पढ़ेंगे क्योंकि आपकी मॉड्यूल काफ़ी कंसाइज है, क्रिस्प है, और उतना नॉलेज तो ज़रूरी ही है इफ़ यू वांट टू क्लियर CSET. ओके, सो नथिंग टू वरी, वी आर गोइंग टू गो वेरी स्मूथ विद दिस. ऑल राइट, one second, give me 1 second. ठीक है, देखो, you all can see this. Today the chapter we will be beginning with is called, where is my pen? Okay, entrepreneurship scenario. दिख रहा है? मैंने आपको क्यों कहा कि आप बुक मत खोलिए, क्योंकि now I want to prove to you कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होती है. क्या होता है, जो चीज़ हमको बोल देते एग्जाम में, हम
लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, मगिंग अप। जैसे एग्जाम्पल, My Prime Minister is Narendra Modi. Our Prime Minister is Narendra Modi. Our Prime Minister is Narendra Modi. Do you need to memorize it? No, you already know it. ठीक है ना? Similarly, entrepreneurship scenario, I'll tell you few things. आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको इतना इज्जत देने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके, टेक इट इजीली. ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, अभी आपको पता है, आपने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी. ठीक है. वो कब आए थे? व्हेन डिड ही टेक हिज पोजीशन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? in 2014, करेक्ट? यस, इन 2014. वो जब से आए हैं उन्होंने एक चीज़ पे बहुत फोकस किया है. मैं आपको हिंट दूंगी, आपका काम है गेस करना. ठीक है. और जो मैं चीज़ आपको बोलूंगी, आप घर में बैठे प्लीज़ जोर जोर से बोलिए. डोंट वरी कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोचता यार. ठीक है. सो नाउ एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो क्या होता है? देखिए, जब हमारे घर में, आप सोचिए, हमारे घर में कोई चीज़ बनती है तो हम घर में उसको यूज़ कर लेते हैं, खा पी लेते हैं. ठीक है. बट जो चीज़ घर में अवेलेबल नहीं है, हम क्या करते हैं? बाहर से लेके आते हैं. करेक्ट. सिमिलरली, जब हमारे कंट्री इंडिया में कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, हम क्या करेंगे? हम इम्पोर्ट कर लेते हैं कोई भी, या फिर अवेलेबल हो भी तो बेटर प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर लेते हैं. और वेरी बेसिक एग्जाम्पल इज मोबाइल फ़ोन. ओप्पो, वीवो, एमआई, याद है ना? गवर्नमेंट क्या कह रही है? अरे प्लीज़ इसको इम्पोर्ट मत कीजिए. हमको फर्स्ट रीज़न, हमको फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहना है क्या? बिल्कुल नहीं. सेकंड, हमको हमारे फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ानी की घटानी है? करेक्ट, बढ़ानी है ना, घटानी तो नहीं है. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? आपको जो भी चाहिए ना, हम कहते हैं एज सिटीजन्स, हम कहते हैं फिर सर हम क्या करें? हमको तो वो प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें सारे फीचर्स है, प्राइस कम है, तो हम तो वही लेंगे ना. हम क्या करें? तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुम बनाओ ना, इंडिया में बनाओ प्रोडक्ट्स को. हमने कहाँ मना किया? इंडिया में बनाओ. सो गवर्नमेंट ने क्या कहा? आपको जो भी चाहिए यू मेक इट इन इंडिया. इसका क्या नाम था, आपको याद आ रहा है? मेक इन इंडिया. गवर्नमेंट कह रही है ना, आज तक 2014 से लेके आज तक इस पे इतना एम्फेसिस है कि आपको जो चाहिए आप इंडिया से मंगवाओ. आप डोमेस्टिक मार्केट में तो सप्लाई करो ही करो, मगर साथ ही साथ आप बाहर एक्सपोर्ट भी कीजिए. उसके लिए गवर्नमेंट आपको अलग से इंसेंटिव्स एंड अलग बेनिफिट्स देंगे, अलग अलग. राइट. सो फर्स्ट इज मेक इन इंडिया. यू ऑल न्यू इट, पता था ना आपको, कोई रटने की जरूरत थी क्या इसमें? कब आया था? 2014 में. इसमें कौन कौन से फील्ड्स में आया था मैम लेकिन मेक इन इंडिया? 25 डिफरेंट सेक्टर्स. लर्न करने की जरूरत है? नहीं. एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको इनमें से कौन से सेक्टर्स में नहीं कहा था मेक इन इंडिया का, कौन से इसमें नहीं एप्लीकेबल था, कौन से सेक्टर में. दिस विल नॉट बी आस्क्ड, सो डोंट वरी अबाउट दिस. ओके. अभी मैं क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ क्या? नहीं, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं. ओके. सो डोंट वरी, आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स. ओके. सो द सेकेंड वन इज, चलो हमने कह दी यस 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 मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मैं तो इंडिया में बनाऊंगी. ठीक है, बनाऊंगी. पैसा कहाँ से आएगा भैया? अब मैंने कहा मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ने कहा है, मैंने कहा मैं बनाऊंगी इंडिया में, पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉब्लम ये हो जाती है ना. सेकंड, मॉनेटरी फंड्स. गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज किया कि लोगों के लिए पैसा प्रॉब्लम है, स्पेशली वो लोग जिनको बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं. समझ रहे हैं आप? जिनको अदरवाइज बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं, जो थोड़े से पीछे रह गए हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, फिक्र मत कीजिए, हम आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे. क्या है स्कीम, आपको कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा कौन सा फॉर्म एंड ऑल, हम सब देखेंगे, पूरा प्रोसीजर वी विल स्टडी. ओके. बट इसका नाम क्या था स्कीम का? स्टैंड अप इंडिया, यानी कि खड़े हो, खुद के पैर पे खड़े हो. गवर्नमेंट ने क्या कहा? अगेन आई एम रिपीटिंग कि स्टैंड अप इंडिया, यानी कि खुद के पैरों पे खड़े हो. पैसे की प्रॉब्लम है ना सिर्फ इतनी सी, हम आपको हेल्प करेंगे. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द मनी. ठीक है. ये एक ओवरव्यू मिल गया आपको. नाउ द थर्ड टॉपिक. ठीक है. क्या कहा? चलो ठीक है, अब मैं खुद के पैरों पे खड़ी बड़ी हो गई, मैंने अपना अकेले का काम स्टार्ट कर लिया जीरो से. बट नाउ व्हाट इफ, थिंक अबाउट दिस, आई हैव अ प्लान. मेरे पास एक आइडिया है, बहुत इनोवेटिव सा, बहुत अलग सा, कोई प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, एंड जो मार्केट में किसी ने लॉन्च ही नहीं किया आज तक, मार्केट में है ही नहीं, एंड आई थिंक कि सुपर हिट होने वाला है. सुपर हिट. तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी, मेरे को एक पार्टनरशिप फॉर्म या एक प्राइवेट कंपनी या कंपनी के थ्रू ऐसे काफ़ी लोगों की हेल्प से करना है. तो अब क्या आ गया? मैं सोचती हूँ व्हाट इफ आई गो विद अ स्टार्टअप. मैं स्टार्टअप कर लूँ तो कैसा रहेगा? गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, क्यों नहीं कीजिए, बिल्कुल कीजिए. इससे क्या होगा? एक तो वेल्थ क्रिएट होगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. तो गवर्नमेंट कंप्लीटली सपोर्ट्स द स्टार्टअप्स. तो हमने अभी क्या देखा? ये जो तीन चीज़ें थी, मेक इन इंडिया, सेकंड हमने क्या देखा? स्टैंड अप इंडिया, एंड थर्ड स्टार्टअप इंडिया. ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है.
किसके लिए? एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करने। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर बनना, खुद एक बिजनेसमैन बनना। ऐसा नहीं कि आप सब बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं देन यूर ट्रेडिंग इन इंडिया, नो, दैट इज नॉट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमको इस चैप्टर में पता है, आप आई टेल यू, ये जो 6 चैप्टर हम देख रहे हैं ना, इसमें ना हमको 5 इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के पढ़ने हैं, जिसमें से 3 का ओवरव्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड रेस्ट वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू इज, मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी और आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। मैंने क्या कहा? लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखने के लिए आई विल गिव यू टाइम। और देखो ऐसे भी हो सकता है कि मैं कुछ लिख लूँ बाद में मिटा लूँ, फिर रोना नहीं। ओके, कम ऑन, सो लेट्स डू इट गाइस। द फर्स्ट वन इज, देखिए पहले, अरे यार ये पेन साथ दे दे मेरा, फर्स्ट लेक्चर आज तो ऐसा मत कर। चैप्टर नंबर 6, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मेरा पेन आज मेरा बहुत साथ नहीं दे रहा है, तो आपको देना पड़ेगा मेरा साथ। यू विल नॉट राइट इट लाइक दिस, आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। ओके, अब इसमें पहले एक ओवरव्यू बना दीजिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, ऐसे लिखना। ये चार्ट आपके किस काम आएगा मैम? किस काम आएगा हमारे ये चार्ट? ये आपके उस काम आएगा, अरे यार चल ले भाई, चल ले, टू फॉस्टर ये चार्ट हमारे इस काम आएगा कि हम जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पूरा मॉड्यूल बेस होगा हमारा, बट हम साथ ही साथ समझेंगे मॉड्यूल से, बट ये चार्ट बुक में बनाएंगे सो दैट जब हम एग्जाम के पहले पढ़ रहे हैं तब मॉड्यूल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज ना एग्जाम के स्ट्रेस में समझ में नहीं आती है आधी बार तो आधे बच्चों को। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये चार्ट्स पढ़ना है एंड दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। ठीक है, आपको एक ईजी अंडरस्टैंडिंग होगी। प्लीज मेंटेन द चार्ट बुक, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, इन अ न्यू बुक। ओके, रफ बुक बैक पेज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गरीबी वाली हरकतें मत करना। ठीक है, अब देखो ऐसे 5 बनाएंगे हम। द फर्स्ट वन यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है, मेक इन इंडिया, ये आपको ऑलरेडी पता था, इसमें कुछ नया था क्या? ठीक है, दूसरा वाला क्या है? पैसे नहीं है भैया, गवर्नमेंट ने क्या कहा? स्टैंड अप इंडिया। हम पैसे देंगे, किसको देंगे, क्या देंगे, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट नथिंग इन योर सिलेबस इज वेरी डिफिकल्ट। आपको कुछ भी स्ट्रेस लेने की तो जरूरत ही नहीं है, बात ही नहीं है, आपको ऑलरेडी सब पता है, बस हमको थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है जो ये सब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तीसरा, अरे ठीक है, स्टार्टअप इंडिया। इसके बाद जो रेस्ट है उसको एक बार ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि हमने उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा है अभी तक, सो लेट्स जस्ट लीव इट। ओके, ऑलराइट, स्टैंड अप इंडिया के नीचे अभी कोई नहीं लिखेगा, आपको इससे फोकस करना है। देखो मैं वापस कह रही हूँ, आप अगर यहाँ पे साथ साथ लिखेंगे तो क्या होगा? दिस नॉलेज विल रीच योर बुक्स नॉट योर। हमारे माइंड तक, ब्रेन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप सिर्फ फोकस कीजिए। ओके, गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे आपको लोन। क्या, कैसे, डिटेल्स देखने वाले, वी हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग इट, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ बस। बहुत काम का सब्जेक्ट है, मन लगा के पढ़ना। स्टार्टअप इंडिया ने से क्या होने वाला था, क्यों उसको प्रमोट कर रहे हैं? ओफो, जनरेशन of, I'm so sorry for writing this in such shortcuts, I'm not supposed to, neither nor are you supposed to write, but as I said, थोड़ा सा जब को मेरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट कीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, जनरेशन ऑफ वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये तीनों का आपको मिल चुका है थोड़ा सा आइडिया। ओके, नाउ वी विल बिगिन। अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप इतना लिख लीजिए। स्टार्ट राइटिंग दिस मच, मेक गुड क्लीन नोट्स, I will say start highlighting,
बहुत काम आता है. You will remember me for this if you listen to me. All right, I'll give you 2 minutes. ES is entrepreneurship scenario. Please write the full form. Do not write the short form. Be quick. All right, I'm proceeding ahead. जिनका नहीं हुआ है वो लोग पॉज कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो ही है तो आप वापस से लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए नाउ वी विल बिगिन विथ, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओफो, काम कर ले. चलो सुन लिया इसने मेरी, अब आप भी सुनिए. सो राइट नंबर 1. ओके, नो डोंट राइट, फर्स्ट लिसन टू मी, अच्छे से फोकस करके सब स्क्रीन पे देखिए. फर्स्ट वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम? Okay, my pen is really not working today, so you will have to cooperate. ठीक है, मेक इन इंडिया समझ गए ना? काफ़ी है ये ऐसे. ठीक है, मेक इन इंडिया कब आया था ये? 2014. आपको ऑलरेडी पता था, कुछ नया था क्या इसमें? यू नथिंग वाज न्यू. ठीक है, इसका एम क्या था मेक इन इंडिया का? ओके, डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग. द पेन इज नॉट रियली वर्किंग, आपका बहुत टाइम पास हो जाएगा ऐसे. एक काम कीजिए, ओ नो, मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, आप लिखना स्टार्ट कीजिए. डू दिस, मेक इन इंडिया, ऊपर एरो 2014 लिख लीजिए आप. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? वाह भाई, सब प्रोफेसर्स किस में चलते हैं, मेरे इसमें नाटक. लो, सुन लिया. ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग है ना लिख ही लो. मैं ओके, नेवर माइंड. एम लिखना, एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया. मेक इन इंडिया का एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब. यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब, ये आ गया आपका पूरा. प्लस, राइट अ प्लस, प्लस aim to transform India into a manufacturing hub, plus क्या हो सकता है सोचिए. एक हम मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में. जब कोई कंट्री मैन्युफैक्चर करने लगती है इतना, हम अपने कंट्री में अगर सब बना रहे हैं तो क्या होगा, बाहर के इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इतना वेल्थ जनरेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स आएंगे, लोकल भी, कंट्री के भी, प्लस फॉरेन भी. तो सेकेंड एम है to attract investors. write it down, आप लोग लिख लीजिए. आज भगवान ही चाहते कि मैं लिखूं, तो आपकी बारी. टू प्लस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ब्रैकेट में लिखना लोकल एंड फॉरेन कॉर्पोरेट हाउस. लोकल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, यहाँ पे हो गया, मेक अ ब्रैकेट हियर. ओके, क्या लिखना है आपको? लोकल एंड फॉरेन कॉर्पोरेट हाउस. ठीक है, व्हाट इज अ कॉर्पोरेट हाउस? कॉर्पोरेट बॉडीज अगर सुना होगा, इट मीन्स कंपनीज. ओके, व्हाट आर कॉर्पोरेट हाउसेस? कॉर्पोरेट हाउसेस आर कॉर्पोरेट बॉडीज, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस प्लस लोकल बॉडीज, एवरीथिंग इंक्लूडेड, सारा. कोई लिमिटेशन नहीं कि सिर्फ बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक बॉडीज भी चलती है फॉरेन. ठीक है, लोकल एंड फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस. यू डोंट हैव टू गो इतना डीप में, मैंने बस आपके नॉलेज के लिए बताया है. अब ये हो गया, इसके नीचे काम करना,
ऐसे 4 5 6 7 ड्रॉ कर लेना अच्छे से नीटली, नॉट लाइक मी, लाइंस ड्रॉ करना। ओके कर लिया। इसके नीचे टॉपिक्स इतना, कौन कौन से सेक्टर्स, 25 सेक्टर्स बताए थे, इनमें से वी हैव टू राइट अ फ्यू, ठीक है, हम लोग याद रख लेंगे, जो आपको पसंद हो आप देख सकते हैं। यू कैन राइट ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर, देखो टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, एविएशन लिख सकते हैं, एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, आपको जो पसंद है, लेदर, आपको जो पसंद है आप लिख सकते हैं इनमें से। अगेन मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक आई हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस अबाउट दिस, इवन आईसीएसआई के पॉइंट से, इसको याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू रीड इट एंड बस पढ़ते पढ़ते रहना है, इसको छोड़ना नहीं एकदम टच। All right, if you have written this down, पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ आज? कहाँ है हमारा, कहाँ है हमारा? ओके, आई थिंक दिस वन, यस। देखिए फर्स्ट वाला, ओ आप इतने देर से देख पा रहे थे कि नहीं? फर्स्ट वाला देखिए, मेक इन इंडिया, यस। सो मेक इन इंडिया का आप देखेंगे, businesses from across the globe and not merely America consider Make in India as a breakthrough policy of the new India. It's fine, मतलब basically सबको लगता है पूरे globe को कि ये हमारा एक breakthrough policy, as in it is a changing point for India, Make in India, ठीक है? The Make in India program was launched in September 2014, soon after Modi government came into power. You already knew it. As a national program, the Make in India initiatives is aimed at transforming India into a global manufacturing hub, contained at a raft of proposals to attract investors from both local and foreign corporate houses in 25 key sectors. Identified such as, ये सब देख चुके हैं. With this scheme, the government has increased the FDI limit in various industries to attract foreign investment and participation. Basic. It has established an investor facilitation center to assist foreign businesses, local partners and sites, while a slew of the measures have been initiated for the domestic companies, which were revealed after Modi government unveiled the Stand Up India initiative in his Independence Day address in 2015. Okay, आपको यहाँ पे और कुछ याद रखने की ज़रूरत है क्या? देखिए बस यहाँ पे एक चीज जो है ना, इट हैज एस्टैब्लिश्ड, ये वाला, इट हैज एस्टैब्लिश्ड एन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर टू असिस्ट फॉरेन बिजनेसेस. इतना सा बस याद रख लीजिए, इट्स फाइन, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस यू आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज मेक इन इंडिया. ओके, नाउ स्टैंड अप इंडिया. अगेन सिट बैक एंड रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके मॉड्यूल सब कवर कर रहे हैं हम. स्टैंड अप इंडिया देखो, स्टैंड अप इंडिया में क्या हुआ था, I'll tell you, 1 second. Okay, I hope my pen works because see, oh no, okay, perfect. स्टैंड अप इंडिया जब आया था तो ये कब आया था, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है? चलिए, इट विल बी इजी फॉर यू. आपको पता है ये लोन्स के लिए था, किसको कैसे कब, एवरीथिंग वी विल सी इन डिटेल नाउ. देखो इसको एक मिनट. तो 2015 में दिस वाज अनवील्ड अनवील्ड इन 2015 ऑन इंडिपेंडेंस डे. मेक इन इंडिया कब था? 2014. ये कब आया? 2015, एक साल बाद.
गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भैया लोग तैयार है मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है ये आ गया। अब सेकंड, इसको कौन लेकर आया, देखो एंकर्ड बाय, कौन लेकर आया, एंकर्ड यानी कि किसने फ्लोट किया, किसने प्रमोट किया, इसको स्टार्ट किया, ठीक है। कभी भी कुछ भी स्कीम होता तो गवर्नमेंट ही ये सब लेके आती, गवर्नमेंट स्कीम है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लेकर आएगी। गवर्नमेंट में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है। अब आप देखो स्टैंड अप इंडिया बात कर रहा है लोन की यानी कि पैसे की, कौन सी मिनिस्ट्री, थिंक अबाउट इट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत लॉजिकल पॉइंट था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपको शायद पता नहीं होगा, आई विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो, इफ यू नो इट इट्स वेरी वेरी गुड। मैं आपको बता देती हूँ, DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एंकर किया यानी कि फ्लोट किया, प्रमोट किया, ठीक है। यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म DFS, ये मैं आपको बता दूंगी बाद में, अभी नहीं लिखना है कुछ भी। ऑल राइट, so these 2 points are clear now. First, unveiled in 2015 on Independence Day. Second, anchored by DFS यानी कि Department of Financial Services, logical point. Next, Ministry of Finance, Government of India. Okay, clear? Now with this, ये भी आपको पता है, अब आपको जो नहीं पता है, क्या हो गया फिर से, ठीक है, ये इसका लिमिट है। कोई लिमिट तो होगी ना मैम, लोन देगी बट कोई लिमिट में तो देगी ना। जी हाँ, ये लिमिट है 10 लाख टू 1 CR। क्या अमाउंट में मिलेगा, अगेन 10 लाख टू 1 CR, ठीक है। फैसिलिटेट्स बैंक लोन, आप ठीक है अभी कुछ मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगी तब लिखना ये। अब आता है मेन पॉइंट। कैसा है ना मैम कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गया, अब कैसा होता है कोई भी घर में बेटा बेटी, ठीक है, अभी बेटियों का थोड़ा ज़्यादा लाड़ प्यार होता है, आई थिंक, आई बिलीव, स्पेशली फादर्स से। तो क्या होता है पैसे मांगते मिल जाता है, लड़कों को क्या मिलता है, पापा को पता है ना उनका होनहार बेटा कितना होनहार है, तो उनको पैसे नहीं मिल पाते, तो लड़कियों को मिल जाता ना। हमारी गवर्नमेंट सेम है, गवर्नमेंट हमारे देश की पापा ही है, जिनको लगता है हमारी बेटियां बड़ी होनहार है, और बेटे कोई बात नहीं, वो लोग आपको पता है, आप समझ गए होंगे कितने होनहार है, उनको पता है। तो स्टैंड अप इंडिया ने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम किसको लोन देंगे, सुनेगा, सो फैसिलिटेट्स लोन फॉर whom it is 2 कैटेगरीज, ओके। पहला आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, women, and second SC and, अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो चल रहा था, क्या बुरा लग गया सो किस चीज़ का, एंड ST, विमेन SC ST। मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है, सी, अगर आपको स्टैंड अप इंडिया के तहत इसके अंडर लोन चाहिए, आपको गवर्नमेंट नहीं बैंक के पास जाना होता है। हर बैंक को गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोल के रखा है, हर बैंक के ब्रांच को, हर एक ब्रांच को एटलीस्ट 2 लोन्स देने पड़ेंगे इस स्कीम के अंडर। किसके अंदर, अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर। किसको मिलेगा 2 लोन, एक कंपलसरी वुमेन को मिलेगा, ठीक है, कंपलसरी वुमेन को। सेकंड मिलेगा SC ST किसी भी एक कैंडिडेट को, SC ST को और एक वुमेन को। लेकिन नहीं नहीं हमको तो 2 से ज़्यादा लोन देना है, तो अरे तो 2 ना, आराम से दो, कोई तकलीफ नहीं है, जितने देना है दो, बट 2 इज द मिनिमम नंबर, ओके। सो फॉर ओनली दीज पीपल एंड फॉर द मेन, ऐसा माना जाता है कि वो लोग ऑलरेडी काफ़ी प्रिविलेज्ड है तो उनको ये नहीं मिल पाता है, ओके। एंड इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, यू ऑलरेडी नो दिस पॉइंट, हर ब्रांच को क्या बोल के रखा है, एटलीस्ट 1 SC ST एंड, और नहीं है देखना, एंड 1 वुमन, ठीक है, SC ST एंड वुमन, ये आपको पता था। अब आपको जो चीज़ नहीं पता है वो क्या हो गया कि ऐसा, जैसे ही मैंने बोला SC ST है वुमन, एक लड़का आया SC ST का, या एक लड़की आ गई शी सेज आई एम अ वुमन, अब ये गए बैंक के पास लोन देने, बैंक ने को मना कर दिया। क्यों मना किया,
8 साल का बच्चा लोन लेने चला गया, अरे बैंक बैंक मेरे को पैसे दो, मैं वुमेन हूँ या मैं SC ST का हूँ, मेरे को पैसे दो, स्टैंड अप इंडिया में गवर्नमेंट ने बोला है आपको। बैंक बोलेगा बेटा तू पढ़ाई कर ले, तू छोटा है अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट दी है अबव 18 years। ऑब्वियसली ना, बच्चे को तो पैसे नहीं देंगे हम। तो जो 18 ईयर्स से छोटा है उनके लिए एडवाइस है आप जाके पढ़ लीजिए। 18 ईयर्स से ऊपर वालों को स्टैंड अप इंडिया के तहत ये बेनिफिट मिल सकता है। किसको मिल सकता है आपने ऑलरेडी देख लिया है। ऑल राइट, इसके आगे द नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल सी इज, यू सीन 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अब एक आखिरी पॉइंट है हमारे पास देखने के लिए, 6th पॉइंट, जो कहता है कि अच्छा अगर अभी हम ना वुमेन है ना, नहीं चलो ठीक है, एक कंपनी है, ओके लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि एक कंपनी है या पार्टनरशिप है, कंपनी पार्टनरशिप, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे मोर देन 51% शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं आप कंपनी लॉ में आगे पढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमारे मोर देन 51% ऑफ स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स या तो विमेन है या तो SC ST से बिलोंग करते हैं। तो मैक्सिमम तो भैया वही है ना, और शेयर होल्डर्स को कहा जाता है ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो ओनर्स तो वही है ना, तो उनको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम, हम उनको भी बेनिफिट देंगे। तो उन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट ने, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, यानी कि किसको बोल दिया, कॉरपोरेट्स एंड पार्टनरशिप आ गया ना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग, मेरे पास स्पेस कम है तो मेरा ऑलरेडी गंदा चार्ट और गंदा हो रहा है, प्लीज डोंट डू दिस। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अच्छे से नीटली बनाएंगे। एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग शुड बी हेल्ड बाय, ये आप लोग आगे लिख लेना, मैं डिक्टेट कर दूंगी, ठीक है, शुड बी हेल्ड बाय SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, फर्स्ट इससे पहले और ज़्यादा कुछ ये हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चार्ट कॉपी कर लें। अरे स्टैंड अप इंडिया प्लीज थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, डोंट कॉपी मी इन दिस। लाइन से लिखना जैसे हमने लाइन से लिखा है ना पूरा। ओके, आई विल जस्ट डू समथिंग फॉर यू ऑल। ये जो है ना, एक मिनट, ये जो है इसके नीचे एक एरो करना, यहाँ पे थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा। डन हुआ क्या? नहीं हुआ है तो जल्दी लिखना। ओके, आई थिंक आई मूव अहेड, आप लोग के पास तो पूरा ये है, वीडियो है, यू कैन जस्ट पॉज एंड रिज्यूम। यस, ठीक है, फाइन, नाउ आई मूव अहेड विद दिस। देखो मैंने क्या कहा, अगर आपका ये हो गया है
तो यहाँ पर कुछ एक एडिशनल पॉइंट है, एवरी ब्रांच को क्या क्या कहा कि एटलीस्ट आपको देना है लोन किसको, एक SC/ST को देना है भैया, और आपको एक वुमन एंटरप्रेन्योर को तो देना ही पड़ेगा कंपलसरी, ज़्यादा देना है अलाउड है। एज देख लिया आपने, above 18 years of age. Okay, now there's one thing, yes, लिखना है यहाँ पे only for अरे 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 लटक गया तो, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, नो, यस यस यस, कम ऑन लिख लिख लिख, वेरी गुड। तो ओनली फॉर ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। मैम ग्रीनफील्ड क्या होता है, ये नई क्या चीज़ बता रहे हो? सुनो, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन यानी कि एकदम फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, कोई आप कुछ काम करने जा रहे हैं जहाँ एकदम फ्रेश स्टार्ट है, उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड यानी कि एग्जिस्टिंग काम है, कोई एग्जिस्टिंग काम है उसको आप एनहांस कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ब्राउन फील्ड एंटरप्राइज, ब्राउन फील्ड वर्क। एग्जाम्पल दूँ तो आज मैं ऑलरेडी सिलाई का काम कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा गवर्नमेंट मेरे को लोन दो, गवर्नमेंट ने कहा क्यों, तुम तो ऑलरेडी काम कर रहे हो, मैंने कहा हाँ तो मैं आज शर्ट सिल रही हूँ ना, अब से मैं पैंट भी सिलूंगी, तो मेरे को उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, ये क्या हो गया ब्राउन फील्ड, बिकॉज ऑलरेडी आई एम डूइंग सम वर्क, उसको मैं एनहांस कर रही हूँ, तो कहेंगे ब्राउन फील्ड वर्क, ओके, ब्राउन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड यानी कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, आई एम अ वुमन, आई एम अबव 18 years old, मेरे पास कुछ काम नहीं है, जीरो, एंड अब मैं गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही हूँ स्कीम के तहत स्टैंड अप इंडिया, मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे लोन दे दीजिए इतने रुपीज़ का, मुझे सिलाई का काम शुरू करना है ज़ीरो से, तो इसको कहेंगे ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। आई एम श्योर दिस इज क्लियर, इफ नॉट यू ऑल कैन पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो एंटरप्राइज मतलब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया है, यहाँ पे क्या कहा है, इट्स वेरी सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, और ये ऐसे मेरे जैसे प्लीज मत करना, टेढ़ा टेढ़ा लाइन, डू इट विथ परफेक्शन, और ट्रेडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर। मैम फिर सभी तो आगे एक्सक्लूड किसको किया है, एक्सक्लूड क्या है, प्रोडक्शन, ये आपको लिखना नहीं है, एक मिनट, ये सिर्फ फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन को एक्सक्लूड करके रखा है यहाँ पर। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको पूरा CS हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस नहीं पता होता है, सो लेट्स जस्ट गो ऑफ ट्रैक एंड 1 मिनट में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट दे डू नॉट मीन द सेम, वेरी सिंपल, सी आई गिव एन एग्जाम्पल, प्रोड्यूस, हम टमेटोज को प्रोड्यूस करते हैं, हम केचप को मैन्युफैक्चर करते हैं, गॉट इट, जो नेचुरली आ रहा है वो प्रोडक्शन, एंड जो हमको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग। पोटैटोज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस, एंड पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर, कॉटन प्रोड्यूस, शर्ट्स मैन्युफैक्चर। क्लियर विद दिस, वेरी सिंपल, ये आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने लिखा है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन जस्ट स्किप इट, ये मैंने आपके लिए लिखा है, तो आपको पता चल गया ये ओनली फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के अंदर उसका मीनिंग क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर, सॉरी, ठीक है। इसके आगे गवर्नमेंट ने कहा है कुछ आपको और चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेगी, ये तो हमने देख लिया बेसिक इसके स्कीम के बारे में, कुछ इसके अलावा कंडीशंस है जो कंप्लाई करनी पड़ेगी, यही तो हमको जानना था ना, यही इसीलिए तो हम पढ़ रहे थे ये सब्जेक्ट को, ताकि हमको पता चले, सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, है ना, जिसको पता होगा वही तो बेनिफिट ले सकता है। देखो क्या क्या कहा गवर्नमेंट ने, सिंपल है, एक काम करना मैं बताती हूँ, देखो, प्लस नो डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोलने का क्या मतलब है कि देखो भैया हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपका पहले पास्ट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए,
पता चला आज मैं बैंक हूँ, मैं इस स्कीम के तहत किसी वुमन को या किसी SC ST कैटेगरी के पर्सन को मैं लोन देने को रेडी खड़ी हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को पता चला यार इसने पहले भी एक बैंक से लोन लेके रखा था और इसने उसमें डिफॉल्ट कर दिया, दूंगी क्या मैं? बिल्कुल नहीं, आप पहले वो चुकाओ और फिर इधर आओ ना। आई विल नॉट गिव अ लोन, नो बैंक विल गिव अ लोन। इसके लिए कहा है कि पहले पास में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए उसका। फिर प्लस एक आएगा साइज ऑफ लोन, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। साइज ऑफ लोन, यू कैन राइट दिस विथ मी, इट्स ओके, बिकॉज एनीवे पेन बहुत स्लो चल रहा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्लस एक कहा है कि अब जब लोन देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगता है ना, इंटरेस्ट तो लगता है। इंटरेस्ट क्या लगेगा, रेट क्या होगा, तो इसमें क्लियरली कहा है MCLR प्लस, एक बार बस लिखिए आपकी बुक में कैसा कहा है, आई एक्सप्लेन दिस टू यू, प्लस 3% प्लस टीनर और टेनोर वट एवर इट इज प्रीमियम, ठीक है। ओके ये लिख लो। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखना नेक्स्ट पेज पे या आपके पास जहाँ पे स्पेस होगा, सो दैट यू रिमेंबर, आपकी बुक में ऐसे ही दिया है, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। इसका इंटरेस्ट रेट क्या कहा है, MCLR। इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो इट इज़, पहले फुल फॉर्म इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, लेट मी राइट दिस डाउन, मार्जिनल क्या लिख रही हूँ मैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ funds based lending, oh no, come on, लिख लिख लिख, lending rate, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए अगेन, ये आपके बुक में नहीं है बट आपको रटना नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सब बहुत ही ज़्यादा ये तंग कर रहा है, कोई बात नहीं। ये तो था इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, द लोवेस्ट रेट एट विच अ बैंक इज अलाउड टू गिव अ लोन। मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में जानिए, आपके लिए इतना काफ़ी है। द लोवेस्ट रेट, इससे नीचे तो बैंक भी लोन नहीं दे सकता, लोवेस्ट रेट रखना है। तो ये हो गया MCLR, ठीक है, द लोवेस्ट रेट एट विच बैंक्स कैन गिव अ लोन। आपको चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं, द लोवेस्ट रेट एट विच अ बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा आप 3% बढ़ा दीजिए, सपोज द लोएस्ट रेट इज 2%, ओके एग्जाम्पल, प्लस 3 हो गया 5, प्लस टेनर प्रीमियम। व्हाट इज टेनर प्रीमियम, इट इज, इसका इसका मीनिंग लिख लीजिए, राइट इट डाउन समवेयर, मेक एन एरो, द प्रीमियम चार्ज्ड बाय द बैंक्स, द, नो वेट, टू मच, the premium charged by the banks for the risk associated with lending, the premium charged by the banks for the risk associated with lending। ओके आई थिंक आप लोग लिख चुके होंगे ये ऑलरेडी, एक नहीं 10 बार। ओके यस यस आई डिड इट, यस आई कंप्लीटेड, वेरी गुड। एंड सेकंड, अब मतलब देखो बेसिकली जो बैंक लोन दे रहा है उस पर जितना रिस्क होगा एक बैंक प्रीमियम चार्ज करेगा कि यार इतना रिस्क हम ले रहे हैं तो उसका एक प्रीमियम तो बनता है। मतलब आप सोचो लॉजिकली कैसा होगा, किस पे से हम रिस्क डिटरमाइन करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द लोन। अगर लोन ज़्यादा पीरियड के लिए तो जो प्रीमियम होगा हायर, 10 साल का हाई, 5 साल का कम, 2 साल का और कम, 11-15 साल का और हाई, समझ रहे हैं, सिंपल। तो दैट इज अबाउट द टीनर प्रीमियम। आपको समझ में आया इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, स्टैंड अप इंडिया में इंटरेस्ट MCLR प्लस 3% प्लस टीनर प्रीमियम। ओके इफ दिस इज क्लियर, ओके 1 minute, do you want to write this down? जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए।
आई थिंक दैट सफिशिएंट. आप पॉज करके वापस से रिवाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ एट सेट कि अपन 2 मिनट के बाद क्या करेंगे, साइज ऑफ लोन. देखना, समझना है इसको अच्छे से. साइज ऑफ लोन क्या कहा है. पहले तो जब आप लोन लेते हैं आपकी दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है. एक होता है टर्म लोन, एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. मतलब सपोज आज मैं कहती हूँ आई नीड 50 lakhs फॉर माई प्रोजेक्ट. उसमें से हो सकता है कि मेरी जो मशीनरी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए मुझे लग रहा हो 40 lakhs लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड बचा 10 लाख क्यों चाहिए मुझे वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. डे टू डे वर्किंग कैपिटल, पता है ना, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोसेस करना है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल. तो पहले तो डिवाइडेड होता है दो में. अब सपोज आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, एक्सप्लेन. बैंक्स कितना देते हैं पता है, 75%. जो आपको लोन अमाउंट होगा उसका 75%. बैंक क्या कहता है कि देखो अगर आप इतने ही सीरियस हो आपके प्रोजेक्ट के बारे में तो कम से कम 10% तो आपको खुद को लेके आना पड़ेगा. 10% किसका होगा, बोरोवर का. ये होगा बैंक का 75%. और बचावा क्या करे, बचावा कहता है आप कहीं से भी लेके आइए. स्पेशली कोई जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल होती है ना बाकी की, आप वहाँ से लेके आइए. हम तो आपको इतना ही देंगे भैया, हम आपको 75% ही देंगे, आप 10% तो खुद के पॉकेट से लेके आएंगे. अच्छा, ऐसे कर सकते हैं क्या, 75% बैंक आप हमको दे दो और ना हम बचा 25% हम कोई गवर्नमेंट स्कीम से लेके आते हैं. कर सकते क्या, नहीं. क्लियरली लिखा है कि 10% बोरोर को खुद का कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतना नहीं दे सकते तो क्या खाक सीरियस है आप इस प्रोजेक्ट के बारे में. यू हैव टू बी वेरी सीरियस. सिर्फ 10% मांगा है, ठीक है. बैंक इतना देगी और बच्चा कहाँ से लाएंगे आप, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह से आप लेके आ सकते हैं या खुद से आप लेके आइए, कोई इशू नहीं है. अब एक इसमें क्या आ गया है कि एक एक्सेप्शन है, जो बैंक आपको 75% भी नहीं देगी. क्या कहा है, जब बोरोअर्स कॉन्ट्रीब्यूशन along with the funds borrowed taken from the government schemes, बोरो का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट स्कीम से हम जो पूरा फंड इकट्ठा करके लेके आए हैं, दैट एक्सीड्स 25%. अगर वो 25% से ज़्यादा है फिर तो बैंक आपको 75% भी नहीं देगी, उससे भी कम देगी. हम एक एग्जाम्पल समझते हैं. दिस इज वेरी लॉजिकल, ओके, वेरी लॉजिकल. देखो समझो इसको. सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है 1000 रुपीज़ की. 1000 रुपीज़ नहीं होता है, 1000 CR समझ लीजिए. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू ऑल. 1000 रुपीज़ का आपको रिक्वायरमेंट है. वैसे तो बैंक आपको कितना देगी, 75%, यानी कि 750. करेक्ट है, 75%. बैंक क्या कह रही है कि आप 10% यानी कि 100 रुपीज़ खुद से लेकर आइए. बस 100 बोला आपको. और 25% नहीं, 15% आप कहीं से भी बाकी गवर्नमेंट स्कीम से लेके आइए. नाउ सपोज आपने 10% लेकर आ गए आप बोरोवर, ठीक है, 10% 100, एंड गवर्नमेंट स्कीम से आपको मिल गया है. सपोज लेट्स टेक 200. आपको 200 मिल गया है किससे, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से. ओफो, यस. तो टोटल कितना हो गया इसका, 300. 300 हो गया इसका टोटल. अब हमको कितने की जरूरत थी, 1000 की. वेट, लेट मी नॉट राइट दिस योर. ओप्स, ठीक है. हमको कितनी जरूरत थी, 1000 माइनस 300, कितना बचा, 700 की जरूरत थी. बैंक कितना देने वाली थी हमको, 750 देने वाली थी. अब देगी क्या बैंक जब 700 की जरूरत है, नहीं देगी. समझ में आया. इसका लैंग्वेज आपके मॉड्यूल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. वेरी सिंपल. जब बोरोर का कॉन्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट स्कीम से जो पैसा मिला है दोनों मिला के जब आपका 25% से एक्सीड करता है तो बैंक आपको 75% भी नहीं देगी. एज सिंपल एज दैट. इसके अलावा कुछ है क्या, इफ़ यू ऑल वांट, ओके, इफ़ यू ऑल वांट जस्ट राइट दिस डाउन. मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको डिक्टेट करती हूँ बिकॉज आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है. मैं जैसे कह रही हूँ वैसे लिखना. साइज ऑफ लोन, नॉर्मली कितना मिलता है अपने को बैंक से, 75%. कौन देता है, बैंक. ऑफ व्हाट, 75% ऑफ पीसी. प्रियंका चोपड़ा नहीं कह रही हूँ नालायक को, इट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट. पीसी इज प्रोजेक्ट कॉस्ट. या इट्स नॉट प्रियंका चोपड़ा. सबके दिमाग में वही आता है ना, पीसी सबकी फेवरेट है. चलो नेक्स्ट, एक्सेप्ट इन वन केस.
कौन सा केस है देखो अच्छे से, बैंक लिख लो, बैंक shall not give 75% in total when, yeah, if borrower's contribution, कॉन्ट्री नहीं contribution ही लिखना है आपको पूरा, which is 10% plus support from, if you're not writing this down it's completely fine, मैं आपको टाइम दे दूंगी, support from other schemes exceeds 25% of not Priyanka Chopra but project cost. Simple, as simple as that. एग्जाम्पल आपको लिख लीजिए, 1000 रुपीज वाला, if you want copy this down. Quick, make it quick. All right, I'm moving to the last one, not the last topic, a last point. देखो इसके आगे क्या कहा है कि जो वर्किंग कैपिटल रहेगा कैसे बैंक प्रोवाइड करेगी. सो द फर्स्ट 10 लाख, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसको, रुको, अप टू 10 लाख आपको मिलेगा ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट, अप टू 10 लाख ओवरड्राफ्ट, सिंपल. above 10 lakh cash credit limit, above 10 लाख यानी कि पहले 10 लाख के लिए आपको अगर यूज़ करना है ओडी, वेरी सिंपल, नेक्स्ट 10 लाख से कैश क्रेडिट लिमिट. मैम मतलब तो बता दो, इसका मतलब ही नहीं पता हमको. तो देखो बहुत सिंपल है, काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में, डिफरेंस इतना समझो कि दोनों में एक चीज़ सिमिलैरिटी क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है बैंक अकाउंट में, आपके पास बैलेंस नहीं है, बैंक आपको पैसे दे दिया है, सपोज आपका एक्सेसिव लिमिट डिसाइड हुआ है 10 लाख सपोज, ठीक है, बैंक ने आपको परमिट कर दिया 10 लाख रुपीज़. अब ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आप विड्रॉ कर लीजिए 10 लाख रुपये से, कि जितना भी आप विड्रॉ करेंगे उतने पे आपको इंटरेस्ट लगेगा सर. ओके, इफ़ यू विड्रॉ ओनली 50,000 रुपीज़ तो आप 50,000 यूज़ करेंगे, तब जब तक यूज़ करते हैं सिर्फ 50,000 पे लगेगा आपको इंटरेस्ट, बाकी किसी पे नहीं लगेगा. कैश क्रेडिट लिमिट सेम होता है, जितना आप यूज़ करेंगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा. बस क्या होता है, ओडी का जब आप यूज़ करते हो ना, ओडी को हम सिक्योर करते हैं एक इंटरेस्ट से, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, सॉरी माय बैड, अरे यार, ओडी को क्या होता है, एक फ़ीस होती है, ठीक है, एक फ़ीस चार्ज होती है, जितना आप यूज़ करेंगे उस पर बैंक आपको जितना भी देती है आप यूज़ करेंगे उस पर एक फ़ीस चार्ज होती है. कैश क्रेडिट लिमिट के लिए इट इज़ सिक्योर्ड बाय अ कोलैटरल आपको देना पड़ेगा, घर, गाड़ी, दौलत, पैसा, जो भी आपका होगा कोलैटरल. Do not write it like this in any scenario. Do not copy me. It's the pen, it's not me. Okay. With this, हमारी नोट्स का ख़त्म हो जाता है. एक मिनट, हमारी नोट्स का तो ख़त्म हो जाता है चार्ट, बट हमको ये मॉड्यूल्स अभी पढ़ना बाकी है. But because of some time limitations, I'll have to stop here. And tomorrow we will read this topic from the module. Okay, and we will see if we have covered everything. और अगर कुछ छूटा है तो हम वो भी पढ़ लेंगे.
और इसके आगे का जो मैं आज सोचा था मैंने कंप्लीट कराने का विच इज़ स्टार्टअप इंडिया, वो भी हम कल लेंगे, प्रोसीड करेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे and please revise this today itself, and yeah, that's it. Have a great day. See you tomorrow, guys.